परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित होने वाला है। विषय है अष्टक वर्ग पद्धति, अष्टक वर्ग का सिद्धांत। और अष्टक वर्ग के जन्मदाता भी महर्षि पराशर ही हैं। अष्टक वर्ग क्या है? अष्टक कहते हैं 8 के लिए। अष्ट मीन्स 8। अष्ट शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 8। इसीलिए अष्टक वर्ग का अर्थ यानी 8 वर्ग, 8 प्रकार के वर्ग, अष्टक वर्ग। 8 भाग या 8 टुकड़े। जैसे कि नवांश कुंडली जो होती है, जो नवांश होता है, एक राशि में 9 नवांश होते हैं। ऐसे ही अष्टक वर्ग पद्धति 8 भाग या 8 टुकड़ों के लिए कहा जाता है। अष्टक वर्ग पद्धति समझने के लिए सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि इसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका अर्थ क्या है। ज्योतिष शास्त्र में अष्टक वर्ग का अभिप्राय गोचर बस लगन के साथ साथ अन्य 6 ग्रहों के द्वारा उस ग्रह विशेष पर पड़ने वाला संयुक्त ऊर्जाओं का प्रभाव है। ग्रहों में अष्टक वर्ग में, अष्टक वर्ग सिद्धांत में केवल सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन्हीं 7 ग्रहों की ऊर्जाओं के प्रभाव की विवेचना है। राहु केतु की विवेचना अष्टक वर्ग में नहीं की गई है, नहीं ली गई है। छाया ग्रह होने के कारण राहु एवं केतु को इस अष्टक वर्ग पद्धति में शामिल नहीं किया जाता, जबकि शंभु होराम में राहु केतु का भी अष्टक वर्ग माना गया है। अष्टक वर्ग पद्धति गोचर देखने की कमजोरी को दूर करती है। जो लोग गोचर देख करके फलादेश करते हैं लगन के द्वारा अथवा चंद्र के द्वारा, जो गोचर का फलादेश कहते हैं, बताते हैं, जो उस फल बताने में जो कमी रह जाती है, जो कमजोरी रह जाती है, गोचर के फल को बताने में अष्टक वर्ग सिद्धांत गोचरवश, लगनवश 7 ग्रहों के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जाओं का स्वयं एवं अन्य 7 ग्रहों पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों की संयुक्त प्रभाव की विवेचना है। ग्रहों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जाएं शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की होती हैं। अष्टक वर्ग पद्धति जन्म पत्रिका में ग्रहों की मूल स्थिति के संदर्भ में गोचरस्थ ग्रहों का सूक्ष्म बल दर्शाती है। अष्टक वर्ग सिद्धांत सभी ऋषियों के द्वारा माना गया सर्वमान्य सिद्धांत है। ग्रह चाहे नैसर्गिक शुभ हो
अथवा नैसर्गिक अशुभ हो, बली हो या निर्बल हो, जैसा भी हो वैसा फल करता ही है। पराशर ऋषि कहते यथा लग्नाच्च चंद्राच्च ग्रहाणाम भावजम फलम तथा नेभ्योपखेटेभ्यो विचिन्त्यं देव विद्वरहि अतो रव्याद खेटानां सलग्नानां पृथक पृथक अष्टानां सर्वभावोत्थम यथोक्तमशुभं शुभम ज्ञात्वा दौ करणं स्थानं बिन्दुरेखोपलक्षितं क्रमादष्टकवर्गस्य वाच्यं स्पष्ट फलम यथा। ऐसा पराशर ऋषि ने कहा कि जिस प्रकार लगन और चंद्रमा से ग्रहों के द्वादश भावों में उत्पन्न शुभाशुभ फल कहे जाते हैं ज्योतिषियों के द्वारा, उसी प्रकार अन्य ग्रहों से भी भावों के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ज्योतिषी बताते हैं। इसीलिए रवि से लेकर शनि तक 7 ग्रह और लग्न, इन 8 के क्रम से करणम ज्ञक अशुभ स्थान को बिंदु रूप से और स्थान संज्ञक शुभ भाव को रेखा रूप से ऋषियों ने समझकर उपलक्षित किया है। अष्टक वर्ग पद्धति पाराशरी सिद्धांतों में से एक उत्सर्जित फल कहने की श्रेष्ठ और उत्तम पद्धति है, जो जन्म पत्रिका के निश्चित फलित कहने में अत्यंत हर ज्योतिषी की सहायता करती है। कौन? अष्टक वर्ग पद्धति, अष्टक वर्ग सिद्धांत। अष्टक वर्ग गोचर बस ग्रहों के बलाबल के अंकलन की एक ऐसी विशिष्ट और सूक्ष्म पद्धति है जिसको हम डिजिटल पद्धति भी कह सकते हैं। ज्योतिष की अष्टक वर्ग पद्धति पाराशर के द्वारा रचित और डिजिटल पद्धति है। महर्षियों, ऋषियों, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों का अंतर प्रज्ञा का जो ज्ञान है वो अष्टक वर्ग है। अष्टक वर्ग पद्धति छुपा हुआ ज्ञान है। जन्म पत्र का, उदाहरण के लिए जन्म पत्रिका का बली सूर्य जातक को उच्च पद दिलवाएगा, नेम फेम दिलवाएगा, धन संपदा दिलवाएगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा, जबकि बलहीन सूर्य जातक को परिवार एवं मित्रों से वियोग कराएगा, तिरस्कार कराएगा और रास्तों को बाधित करेगा। ऐसे जातक के अपने उच्च अधिकारियों से मतभेद होते हैं जिनका सूर्य और बलहीन होता है। उसे दिल संबंधी, हार्ट अटैक संबंधी रोग होंगे, उसको उदर विकार होगा, व्यर्थ में इतस्ततः भ्रमण करेगा, भटकेगा। इस प्रकार से सामान्य फल हर ज्योतिषी कहता है। अष्टक वर्ग पद्धति, अष्टक वर्ग सिद्धांत अपने में बड़ा श्रेष्ठ और उच्च कोटि का सिद्धांत है। जन्म पत्रिका की सही विवेचना, सही दिशा निर्देश बिना अष्टक वर्ग पद्धति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अष्टक वर्ग के सिद्धांतों द्वारा विवेचना करके फलित करते समय सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि ग्रह ने किस भाव में कितने बिंदुओं का अंशदान किया है, और साथ ही साथ
ग्रह द्वारा ग्रहित राशि में कितने बिंदु हैं जिस राशि में ग्रह बैठा हुआ है। यदि कोई ग्रह अपने भिन्नाष्टक वर्ग में 5 से अधिक बिंदुओं के साथ स्थित होता है तो वो श्रेष्ठ परिणाम देता है, और जिस राशि में वो बैठा है ग्रहित राशि में उसमें 28 से अधिक बिंदु होते हैं तो ग्रह के परिणाम भी बहुत श्रेष्ठ और उत्तम होते हैं। ज्योतिष के सामान्य नियमों के साथ साथ अष्टक वर्ग का सिद्धांत फलादेश में लगाना अत्यंत आवश्यक है। जब ग्रह नीचस्थ या अस्त होता है, जन्म पत्रिका के 6, 8, 12 भावों में नहीं होता है। जन्म पत्री में ग्रह अस्त हो या नीच का हो और 6, 8, 12 भावों में नहीं बैठा हो ऐसा ग्रह, तो शुभ परिणाम वो नहीं देता है। वो अपने कारकत्वों को नष्ट कर देता है और पीड़ा और कष्ट देता है। शुभ परिणाम देने के लिए ग्रह को पापकर्तरी योग और पापी ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। नैसर्गिक शुभ ग्रहों का केंद्र एवं त्रिकोण में और नैसर्गिक क्रूर ग्रहों का तीसरे, छठवें, 11वें भावों में बैठना, स्थित होना अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में केवल 4 या इससे भी कम बिंदु प्राप्त करता है तो उसी भाव में उच्च का भी यदि वो हुआ। कोई ग्रह सपोज करो कि उच्च राशि का है, जैसे कि किसी का बृहस्पति उच्च राशि का है, वो 2 अंक लेकर के बैठा है उच्च का होकर के ग्रहित भाव में, या 3 अंक लेकर के बैठा है, या 1 अंक लेकर के बैठा है, या बैलेंस बना करके 4 अंक लेकर के बैठा है, तो वो जो उच्च का जो बृहस्पति है वो पूर्ण फल देने में, उच्च का फल करने में और वो असमर्थ है। वो उच्च का फल नहीं करेगा। यदि वो उच्च का बृहस्पति जैसे कर्क राशि में बैठा हुआ है तो उच्च का है, वो यदि उस भाव में 28 से ऊपर रेखाएं हैं यानी अंक हैं, 30 है, 32 है, 35 है, 40 है, और बृहस्पति भी कर्क राशि में उच्च का होकर के और 6 या 7 अंक लेकर के बैठा हुआ है तो बृहस्पति अपने दशा काल में जातक को बहुत श्रेष्ठ, सुंदर और शुभ फल पूरी शक्ति के साथ प्रदान करेगा। इसीलिए अष्टक वर्ग की सहायता लेना परमावश्यक है। कहते हैं कि कोई भी ग्रह किसी भाव में केवल 4 या 4 से कम बिंदु प्राप्त करता है यानी अंक प्राप्त करता है और उस भाव में उच्च का भी हो जाए तो वो उच्च का ग्रह कम बिंदु, कम अंक लेकर के बैठा हुआ उच्च का भी है, कोई भी ग्रह क्यों ना हो, तो वो जो कि आप अपेक्षा कर रहे थे उस ग्रह को उच्च का देख करके वो अपनी उच्चता को कम करेगा, वो पूर्ण फल नहीं देगा। इसी प्रकार कोई भी ग्रह अपनी शत्रु राशि अथवा नीच राशि में 4 से अधिक अंक लेकर के बैठा है, अधिकतम अंक 8 हो सकते हैं ग्रह के पास और कम से कम 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। यदि उस ग्रह के पास जिसका आप फलादेश करना चाहते हैं वो उच्च का है अथवा वो नीच का है, यदि नीच का ग्रह है और उस ग्रह के पास जिस भाव में नीच का हुआ है उसके पास 5, 6 या 7 अंक हैं तो वो शुभ परिणाम करेगा, नीच का फल नहीं देगा। इसी प्रकार से जो ग्रह गोचर में राशि से
अच्छे भावों में जा रहा है। जैसे कि धनु राशि वालों का बृहस्पति उच्च का हो गया है। अब उच्च का हो गया है धनु राशि वालों के लिए, तो कहा जाएगा कि धनु राशि का बृहस्पति जो 18 अक्टूबर 2025 से उच्च का हुआ है, जो 5 दिसंबर 2025 तक उच्च की राशि में ही रहेगा, तो ज्योतिषी कहेंगे कि वो ग्रह बहुत बृहस्पति अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम फल करेगा। लेकिन जिसकी कुंडली में उस उच्च के बृहस्पति के पास यदि 5, 6 या 7 अंक हैं उच्च का होने पर, तो वो शुभ फल करेगा, अच्छा फल करेगा। और यदि उसी बृहस्पति के पास दूसरे की कुंडली में 2 या 3 अंक हैं, या 0 है या 1 अंक है, तो वो उच्च का फल नहीं करेगा। ज्योतिषी जी कुछ भी कहते रहें, ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। बिना अष्टक वर्ग पद्धति की सहायता के लिए संसार का कोई भी ज्योतिषी फल करे, चाहे हम ही क्यों ना हो, यदि वो बिना अष्टक वर्ग की सहायता से गोचरीय ग्रहों का फल बता रहा है, या लगन कुंडली के दशाओं का फल बता रहा है, या ग्रहों की बात अच्छी या बुरी बता रहा है जन्म कुंडली में, तो वो ग्रह चाहे वो गोचर में चल रहा हो, चाहे वो आपकी जन्म कुंडली में हमेशा के लिए स्थायी रूप से बैठा हो, यदि उस ग्रह के पास 4 से एवं अंक हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो वो ग्रह अच्छा फल करेगा। चाहे वो ग्रह लगन कुंडली में हो, चाहे वो गोचर में चल रहा हो। यदि 4 या 4 से नीचे जब उसके अंक होते हैं, तो वो ग्रह उतना ही कमजोर होता जाता है, उतना ही वो खराब फल करने लग जाता है। जितना बिलो होता जाएगा वो कमजोर होता जाएगा। अब एक बड़ा सामान्य सा सरल सा एक आपको बहुत श्रेष्ठ अष्टक वर्ग पर सूत्र बताते हैं। प्रायः लोगों को, ज्योतिष जिज्ञासुओं को ये क्वेश्चन मन में आता है और ज्योतिषियों से पूछते हैं कि हमारी वृद्धावस्था कैसी व्यतीत होगी, हमको वृद्धावस्था में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो पहला भाव और 5वां भाव और 9वां भाव, यानी कि 3 त्रिकोण, पहला, 5वां और 9वां, इन तीनों भावों के जन्म कुंडली के जो भी बिंदु आए हुए हैं, जो अंक मिले हुए हैं, किसमें, सर्वाष्टक वर्ग में, लगन में 25 हैं, 5वें में 35 हैं, 9वें में 40 हैं, इन तीनों का जोड़ कर लीजिए। पहले भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में, इनका आप योग कर लें। फिर दूसरा, 6वां और 10वां, यानी ये धन त्रिकोण, पहले धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 का योग करके एक जगह रख लीजिए। फिर धन त्रिकोण का योग कर दिए दूसरे, 6वें और 10वें भाव का, इनका योग एक जगह कर लीजिए सर्वाष्टक वर्ग में। फिर काम त्रिकोण का कर लीजिए, काम त्रिकोण तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, इनकी संख्या जोड़ करके सर्वाष्टक वर्ग की एक जगह लिख लीजिए। फिर मोक्ष त्रिकोण का चौथा, 8वां और 12वें भाव के संख्या का योग कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए। तो यानी कि जब आपने चारों त्रिकोण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों का अलग अलग योग करके रख लिया, तो अब आप, बड़ा सरल है, ये डिजिटल पद्धति है। तो अब आप देखेंगे कि यदि पहला खंड कौन सा, 1, 5 और 9, यानी धर्म त्रिकोणों का जो खंड है, यदि उसके अंकों की संख्या अन्य 3 त्रिकोणों से ज्यादा है, यानी कि
अर्थ काम और मोक्ष के त्रिकोणों की अलग अलग संख्या से यदि धर्म त्रिकोण के संख्या ज्यादा है तो ऐसा जातक अपनी आजीविका, अपना प्रोफेशन, अपना जॉब बिना किसी के अधीन हुए अपने से ही द्वारा वो कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति किसी के अधीनस्थ काम नहीं करता, वो स्वतंत्र कार्य करता है। ऐसा जातक जिसके धर्म त्रिकोण के तीनों कोणों का योग ज्यादा है, योग करने पर ऐसा जातक बहुत धनवान होता है, धर्मात्मा होता है और अपना स्वयं का कारोबार स्थापित करता है। यदि दूसरा खंड जो अर्थ त्रिकोण का है, यदि उसके बिंदुओं की संख्या, अंकों की संख्या पहले धर्म त्रिकोण के तीनों कोणों की संख्या से अगर अधिक है तो जातक श्रेष्ठतम व्यापारी, बिजनेसमैन होता है। यदि दूसरे खंड के बिंदुओं की, अंकों की संख्या अन्य तीनों खंडों के अंकों की संख्या से ज्यादा है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के अधीनस्थ कार्य करता है और दूसरों के कार्यों को आगे बढ़ाने वाला होता है, दूसरों की उन्नति करता है, दूसरों का कार्य करता है। यदि तीसरे खंड के, कौन तीसरा खंड? 3, 7 और 11 क्या जो आपने योग किया है उसके संख्या अंकों की ज्यादा है और अन्य खंडों की, जो 3 अन्य खंड हैं, धर्म त्रिकोण वाले 3, अर्थ त्रिकोण वाले 3 और मोक्ष त्रिकोण वाले 3, इनकी अलग अलग योग की हुई संख्या से यदि काम त्रिकोण के अंकों की संख्या ज्यादा हो रही है तो ऐसा जातक धनवान होता है, बहुत परिश्रमी होता है, श्रेष्ठ व्यापारी होता है और यशस्वी होता है। यदि जो चौथा खंड है 4, 8, 12 जो मोक्ष त्रिकोणों का आपने सर्वाष्टक वर्ग में योग किया है, यदि इसकी संख्या ज्यादा है 4, 8, 12 की मोक्ष त्रिकोणों की तो जातक शत्रु और ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता है। ऐसा जातक दिखावटी बहुत होता है, अपनी प्रशंसा चाहने वाला होता है और उसको पारिवारिक खुशियां भी कम प्राप्त होती हैं। ये सरल सिद्धांत बिना अष्टक वर्ग की सहायता से किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए अब जैसे कि यदि आपको बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था का जानना है कि आपकी युवावस्था कैसी रहेगी या जो युवावस्था में पहुंच चुका उसका बचपन कैसा था या आने वाली वृद्धावस्था कैसी रहेगी, उसके लिए ऋषियों ने बड़ा श्रेष्ठ और सरल नियम बनाया है कि मीन राशि जन्म कुंडली की, मेष राशि और वृषभ राशि और मिथुन राशि जिन भावों में है, मीन, मेष, वृष और मिथुन लगातार आएंगे ये 4 भावों में, तो इन राशियों के सर्वाष्टक वर्ग में जो भी अंक मिले हुए हैं इन चारों भावों का, चारों राशियों का योग कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका बचपन, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था। कहां से? मीन, मेष, वृष और मिथुन, इन तीनों का योग कर लीजिए। उसके बाद कर्क, सिंह, कन्या और तुला, इन 4 राशियों में जो भी अंक मिले हुए हैं सर्वाष्टक वर्ग में उनका योग कर लीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी युवावस्था, जवानी का समय। उसके बाद में वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 4 राशियों में प्राप्त सर्वाष्टक वर्ग में देख करके
और इन चारों का योग कर लीजिए तो ये हो जाएगी किसी भी व्यक्ति की वृद्धावस्था। अब ये 3 समूह बन गए आपके। मीन से मिथुन तक बचपन का समय, कर्क से लेकर के तुला तक युवावस्था का समय, और वृश्चिक से लेकर के कुंभ राशि तक का वृद्धावस्था का समय। अब ये 3 समूह में सबका अलग अलग आपने योग कर लिया। इन तीनों समूहों के बिंदुओं में यदि अधिक अंतर नहीं है, यानी अगर 2-4 पॉइंट का अंतर तीनों में आ रहा है, तीनों पार्टों में, समूहों में, तो जीवन में कम से कम उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यानी आपका जीवन बचपन से वृद्धावस्था तक इन तीनों समूहों में यदि लगभग समान अंक आ रहे हैं, 2-4 अंकों के कोई विशेष अंतर नहीं माना जाएगा, तो उसका जीवन बड़ा सुखमय, स्मूथली और शांतिपूर्वक पूरा बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक का व्यतीत हो जाएगा। यदि बचपन के समूह की मीन से मिथुन तक की अंकों की संख्या बहुत ज्यादा है और वृद्धावस्था की संख्या वृश्चिक से लेकर के कुंभ राशि तक जो आपने योगफल किया था, अलग अलग एक जगह उसको रखा था, ये तो उसकी संख्या बहुत कमजोर है, कम है। 8 या 10 या 12 या 15 अंकों का अंतर आ रहा है, तो बचपन बहुत सुखमय हो जाएगा और वृद्धावस्था बहुत ज्यादा दुखमय हो जाएगी। यदि बचपन मीन से मिथुन तक और कर्क से तुला तक युवावस्था, इन दोनों का योग लगभग अच्छा है और बराबर है लगभग, और वृद्धावस्था का योग बहुत कमजोर हो रहा है वृश्चिक से और कुंभ तक का, तो फिर बचपन भी अच्छा रहेगा और युवावस्था भी अच्छी रहेगी और वृद्धावस्था बड़ा कष्टमय दुखप्रद हो जाएगी। यदि बचपन के अंक बहुत कम है और युवावस्था और वृद्धावस्था के बहुत ज्यादा हैं, तो आपने बाल्यावस्था में बहुत कष्ट भोगा है। बाल्यावस्था में आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत सफर किया है, आपने बहुत पीड़ाओं को झेला है, बहुत क्लेशों को झेला है, और युवावस्था और वृद्धावस्था के जो अंक हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उनमें डिफर बहुत कम हो रहा है, तो आपकी युवावस्था वृद्धावस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। और यदि बचपन के और युवावस्था के दोनों समूहों की संख्या बहुत कमजोर है और वृद्धावस्था के अंकों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आपकी वृद्धावस्था अत्यंत सुखमय हो जाएगी। इस प्रकार से हम अपने जीवन की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को भली भांति अष्टक वर्ग इस डिजिटल पद्धति के द्वारा और जान सकते हैं। मित्रों, आज का प्रकरण यही विराम होता है। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।